हेलो एवरीवन। तो आज जो है ना हम लोग कंसीडर करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस या फिर इसी को हम लोग आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो देखो नाम से यदि इसको देखोगे ना आइसोओस्मोटिक, तो आइसो का मतलब होता है सेम, ऑस्मोटिक कहने का मतलब हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वैसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो या सेम हो, तो वैसे सॉल्यूशंस को एक दूसरे का ऑस्मोटिक आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जो है ना हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जितने भी लॉ थे उन सारों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और अभी जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन, तो इसके बारे में क्या बताया कि यदि दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, बराबर हो, तो वैसे सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशंस या फिर आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। जैसे मान लो दो सॉल्यूशन है ए और बी, मान लें हम लोग टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन है। तो यदि दोनों के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन लिखना चाहें, तो वन ऑफ इक्वेशन जो लिखे थे इसके लिए, तो क्या था, पाई बराबर सी आर टी, ऐसा। तो ए और बी अलग अलग सॉल्यूशन लिखे, इसको पाई ए कर दे, इसको सी ए कर दे। उसी प्रकार से बी के लिए लिखना चाहें यदि, तो पाई बी इक्वल टू सी बी आर टी, या इसको भी ए और बी कर दो, ऐसा। अब लिखें इफ ए एंड बी आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। मान लें कि ए और बी यदि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन अभी बताया, वैसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल। तो ये पाई ए इक्वल हो जाएगा किसका, पाई बी का। टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। क्या पढ़े थे कि पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी का, वन ऑफ चार्ल्स लॉ जो था उसमें। तो यदि ऑस्मोटिक प्रेशर को आप इक्वल रखे हो, तो टेम्परेचर भी जो है सेम होगा, TA इक्वल टू TB, ऐसा। तो इस केस में आप इसको देखोगे, यदि इक्वेट करोगे तो दोनों को, पाई इक्वल टू पाई भी क्या हो जाएगा, CA R TA इक्वल टू CB R TB। तो R तो सेम है और TA TB इक्वल है, TB कट जाएगा, तो ओवरऑल बचा क्या, CA इक्वल टू CB। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि यदि दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम होना ही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो यदि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है दोनों सॉल्यूशन का, तो इस केस में उसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, सेम होगा। याद करो वही वन फॉर्थ का जो लॉ था कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, ऐसा था। तो इसी के आधार पर हम लोग यहाँ से भी याद रखेंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर यदि दो सॉल्यूशन का सेम है, तो उसका कंसंट्रेशन भी सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करोगे SPM से, तो ना तो E इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ना ही इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, CA/CB। और जो फ्लो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेमी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, वह तभी होता है जब कंसंट्रेशन में अंतर हो, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। लेकिन अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वैसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम होता ही है, साथ ही साथ उनका कंसंट्रेशन भी जो है फिक्स्ड होगा, कंसंट्रेशन भी सेम होगा। और सेम कंसंट्रेशन होने के चलते आइसोटोनिक सॉल्यूशन कभी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं करेंगे एक रीजन से दूसरे रीजन की ओर, क्योंकि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है या सेम है। अब बात करें एग्जांपल का कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल की यदि बात करें हम लोग,
तो 0.91% 0.91% M/V NaCl सॉल्यूशन, जिसको हम लोग सेलाइन वाटर भी बोलते हैं, इज आइसोटोनिक with the fluids inside the RBCs। NaCl का जो 0.91% होता है मास बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 100 ml में NaCl का 0.91 ग्राम होगा। तो वह जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग सेलाइन वाटर बोलते हैं, या मोलरिटी इसका होता है 0.16 मोलर। तो याद रखोगे NaCl का 0.16 मोलर सॉल्यूशन या फिर इसी का 0.91% मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, जिसको हम लोग सेलाइन वाटर के नाम से भी जानते हैं, वह आइसोटोनिक होता है। मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है किससे? तो जो रेड ब्लड सेल के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर जो लिक्विड होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो इस 0.91% M/V NaCl सॉल्यूशन और RBC के अंदर जो फ्लूइड है, ये दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर, इसलिए ये दोनों को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि सेलाइन वाटर क्या होता है, तो याद रखोगे 0.91% M/V NaCl सॉल्यूशन, या फिर इसी का मोलरिटी में रहेगा तो 0.16 मोलर NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब बता दिए 0.91% M/V का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन का प्रत्येक 100 ml में NaCl का कितना ग्राम है? 0.91, मतलब ऑलमोस्ट 1 ग्राम के आसपास। इसीलिए ऑब्जर्व करते हुए कि जब कभी भी किसी मेडिसिन का इंजेक्शन दिया जाता है ना, तो उस इंजेक्शन को मतलब मेडिसिन को इंजेक्ट करने के पहले उसमें सेलाइन वाटर मिलाया जाता है। या फिर हॉस्पिटल वगैरह में देखते होंगे कि पेशेंट वगैरह को जो पानी वगैरह चढ़ाया जाता है तो उसमें भी सेलाइन वाटर मिलाया जाता है। डायरेक्ट मेडिसिन जो है इंजेक्शन के रूप में नहीं दिया जाता है। यदि डायरेक्ट आप मेडिसिन को दोगे इंजेक्शन के रूप में, तो जब वह मेडिसिन जाकर के ब्लड में मिलेगा तो ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड्स है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और उस मेडिसिन का ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों अलग अलग होगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होगा मतलब कंसंट्रेशन अलग होगा, और कंसंट्रेशन अलग होगा तो वहाँ ऑस्मोसिस हो सकता है, और ऑस्मोसिस होगा तो उस केस में जो रेड ब्लड सेल है डैमेज कर सकता है। कैसे डैमेज करेगा इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सेलाइन वाटर को मेडिसिन में क्यों मिलाया जाता है इंजेक्शन देने के पहले? उसके पीछे यही कारण है कि जो ब्लड में आरबीसी का फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और सेलाइन वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, इसलिए उसको मिलाया जाता है ताकि जो रेड ब्लड सेल है डैमेज ना हो। मतलब वेन्स जो होता है नस, ना तो फूले ना ही सिकुड़े, क्योंकि किसी किसी केस में ऑब्जर्व करते हुए कि मेडिसिन देने के बाद किसी का जो नस होता है जिसमें इंजेक्शन लगाया जाता है वो तो या तो फूल जाता है या सिकुड़ जाता है। दोनों केस में जो है ना वह डेंजरस होता है हम लोगों के लिए। तो वैसा सिचुएशन एराइज ना हो इसीलिए जो है मिलाया जाता है सेलाइन वाटर को। सेलाइन वाटर ही मिलाना है क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या होता है? बराबर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने से क्या होगा कि वहाँ कंसंट्रेशन बराबर, और कंसंट्रेशन बराबर मतलब वहाँ ऑस्मोसिस नहीं होगा। अब ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें से देखिए कि 0.91% जो है फ्लूइड जो आरबीसी के अंदर फ्लूइड है इसके बराबर होता है कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आगे इसका जो है ना क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन नहीं अलग ही बोलो, अलग ही बोलेंगे भाई। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि इफ योर सॉल्यूशन हैज
ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन, if a solution has osmotic pressure less than that of other solution comma, it is called hypotonic solution. अभी बताया ना कि यदि दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बोला है कि यदि किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में कम हो तो वैसे सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बताया था अभी कि जो 0.91% M/V सॉल्यूशन है NaCl का, ये आइसोटोनिक होता है, ये आइसोटोनिक विद किससे, तो आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है उसके तुलना में। तो ये दोनों आइसोटोनिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम है, इसका कंसंट्रेशन और इसका दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। अब जो है ये जो आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है ना, इसके कंसंट्रेशन को हम लोग वैरी नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। जो 0.91% है इसके कंसंट्रेशन को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ डिफिनेशन में क्या है कि वह सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में कम होगा वह कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंसंट्रेशन कम करना होगा, क्योंकि अभी देख रहे थे ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि NaCl का कंसंट्रेशन इससे कम कर दे, मतलब एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं कि द NaCl solution with salt concentration less than 0.91% is hypotonic with respect to the RBC fluid। ऐसा कि यदि सॉल्ट कंसंट्रेशन को 0.91% से कम कर दें तो कंसंट्रेशन कम हुआ, इसलिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया इस आरबीसी फ्लूइड की तुलना में, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो जैसे बताया, मान लो कि यहाँ जो है इसमें आपका 0.91% M/V NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें आप जो है ऐसे आरबीसी को रखे हो तो रेड ब्लड सेल का जो वॉल है काम करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ऐसा। अब जब इस रेड ब्लड सेल को इस 0.91% M/V NaCl सॉल्यूशन में रखोगे तो बताए कि ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो NaCl का सॉल्यूशन है इसके कंसंट्रेशन इक्वल होने से जो है ना यहाँ सॉल्वेंट का मूवमेंट किसी डायरेक्शन में नहीं होगा, तो जो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या देखें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कि यहाँ जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है 0.91% से कम होता है। तो अब क्या करो कि यहाँ जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन लेस देन 0.91% कर दो, तो लेस देन 0.91% कंसंट्रेशन कर दोगे इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन हुआ कम और ये जो आरबीसी है इसका कंसंट्रेशन हुआ ज्यादा, और इसका वॉल है वो काम किया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो ऑस्मोसिस में हम लोग क्या पढ़े हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब क्या होगा कि सेलाइन वाटर में जो यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ना वाटर का, वो वाटर का मॉलिक्यूल इस आरबीसी के अंदर जाने लगेगा ऐसा, और जब वाटर इसके अंदर घुसने लगेगा तो क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, तो ऐसा फूल जाएगा।
और ज्यादा वाटर जाएगा तो और ज्यादा फूल जाएगा, और जब ऐसे ऐसे स्वेलिंग होते ही रहेगा तो स्वेलिंग होते होते जो है सो ब्लास्ट कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। ब्लास्ट कर जाएगा मतलब नस फट जाएगा। तो उस केस में जान रहे हो कि आदमी मर भी सकता है, इतना डेंजरस सिचुएशन होता है। इसलिए बताए थे कि सेलाइन वाटर को मेडिसिन में मिलाना इसलिए जरूरी है ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर करके रखे। नहीं तो मान लो कि कोई वैसा मेडिसिन मिला दिया जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग के ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में कम है, तो इस केस में क्या होगा कि मेडिसिन में जो वाटर का मॉलिक्यूल है जो सॉल्वेंट का है वो धीरे धीरे जो है सो आरबीसी के अंदर चला जाएगा। जब सेल के अंदर वो पानी घुस जाएगा तो फूल जाएगा, फूल जाने से वेन भी जो है फूल जाएगा, और बहुत ज़्यादा वाटर का मॉलिक्यूल उसमें गया तो जो है सो ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब फट भी जाएगा, आदमी मर जाता है इस केस में। इसलिए वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। तो ई वाला केस हम लोग के लिए आएगा जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो तब। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब हम लोग देख लिए ना कि इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और दूसरे सॉल्यूशन की तुलना में क्या होगा, कम होगा। अगला इसमें एक और है, अगला इसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग कि इफ ए सॉल्यूशन हैज osmotic pressure greater than that of the other solution, comma, it is called hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कि यदि किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में ज्यादा हो तो वह उस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो तो आइसोटोनिक, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो कहलाएगा हाइपोटोनिक, और यदि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए तो कहलाएगा हाइपरटोनिक। वही लिखे कि इफ a solution has osmotic pressure greater than that of the other solution it is called hypertonic solution। एग्जांपल के लिए कि the NaCl solution with salt concentration greater than 0.91% is hypertonic with respect to the RBC fluids। एक बार फिर से रिपीट कर दें कि यदि आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन NaCl का 0.91% के बराबर हो तब तो कहलाया आइसोटोनिक। यदि कंसंट्रेशन NaCl का 0.91% से कम कर दिए तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और कहलाएगा हाइपोटोनिक। अब तीसरा केस कि यदि NaCl का कंसंट्रेशन 0.91% से बढ़ा दो तो 0.91% से इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो ना, कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक हो जाएगा तो वही कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें यदि देखोगे तो अभी क्या बताए थे कि यहाँ ये जो NaCl सॉल्यूशन है 0.91% M/V NaCl सॉल्यूशन, इसमें हम लोग रखे आरबीसी को ऐसा, और बताया कि इसका जो वॉल है वो काम करता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का ऐसा। तो जो आरबीसी के अंदर जो यहाँ लिक्विड भरा हुआ है और ये जो बाहर में लिक्विड है ये दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम माने कंसंट्रेशन सेम, इसलिए जो है इसका लिक्विड ना तो इधर आएगा ना ही लिक्विड इसके अंदर जाएगा। लेकिन यदि आप कंसंट्रेशन इससे बढ़ा देते हो, मतलब जो यहाँ NaCl का सॉल्यूशन है
उसका कंसंट्रेशन 0.91% नहीं बल्कि इससे ज्यादा हो, ग्रेटर देन 0.91%। तो इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, इसका मतलब हुआ कि अभी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो गया हाईयर, और जो आरबीसी के अंदर फ्लूइड है इसका कंसंट्रेशन हुआ कम। तो फिर से यहाँ ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस में जो हम लोग पढ़े ना, लोअर कंसंट्रेशन टू हाईयर, उसके अनुसार अब काम होगा। तो इस बार अब क्या होगा कि रेड ब्लड सेल का लिक्विड जो है इससे बाहर आ जाएगा, इसके अंदर का कंसंट्रेशन कम, यहाँ का कंसंट्रेशन ज्यादा। ई वाला वॉल काम किया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, लोअर टू हाईयर कंसंट्रेशन अब आएगा। तो जो सेल फ्लूइड के अंदर मतलब आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है अभी धीरे धीरे इससे बाहर आने लगेगा। तो बाहर आने लगेगा तो क्या होगा, इसका साइज जो है सिकुड़ जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा इस तरह से। तो ये भी डेंजरस है। स्टार्टिंग में जो है सो स्वेल कर जा रहा था, फूल जा रहा था, यहाँ जो है श्रिंक कर जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है। और ये दोनों केस में जो है हम लोग के लिए डेंजरस है। तो यहाँ फिर से एक बार हम लोग को इंपॉर्टेंस पता चल जा रहा है कि आखिर क्यों सेलाइन वाटर को मिलाया जाता है किसके साथ, मेडिसिन के साथ, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बराबर होता है रेड ब्लड सेल में जो फ्लूइड्स होता है उसके तुलना में। इसीलिए ऐसा सिचुएशन नहीं आता है, मतलब जो सेल है रेड ब्लड सेल वो ना तो श्रिंक करेगा ना तो स्वेल करेगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तीनों का डेफिनेशन आता है, एग्जांपल सहित उसको आप एक्सप्लेन करोगे, बायोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो आगे का बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।